इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी डेजर्टेड एरिया को दिखाते हुए, जो बहुत ही ज्यादा पैमाने पर फैला हुआ था। कोई भी अगर इस डेजर्ट में आ जाता तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब उसी डेजर्ट के अंदर हमें एक माइनिंग एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी काम चालू था। कई सारे वर्कर्स वहाँ पर बुलाए जाते जो इस माइनिंग के काम को कंप्लीट करे। वहाँ पर तो एक ऐसा टनल बनाया जा रहा था जो आगे चलकर भविष्य के रास्तों को जोड़ेगा और उनकी डिस्टेंस कम करेगा, यानी इंसान जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे से ट्रेवलिंग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है लेकिन उतना ही रिस्की था। उस माइनिंग एरिया में तो हर रोज कई सारे मजदूर लेकर आए जाते जो वहाँ पर काम करते। इन सारी चीजों के बदले उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते जिससे वो अपना घर चलाते हैं। कई हजार फीट की गहराई तक यहाँ पर खुदाई की गई और अलग अलग चैम्बर्स बनाए गए। हर एक चैम्बर के अंदर अलग अलग टाइप के वर्कर्स की टीम काम करती है जिन्हें की अपने डेडलाइन के करीब आने से पहले वो सब खत्म करना था। अब इन्हीं चीजों के बीच उस माइन के अंदर हमें एक इंजीनियर दिखाया जाता है जिसे की कुछ गलत लग रहा था। उसकी वर्कर्स की टीम ने ये इन्फॉर्म किया होता है कि कई सारे मिरर के टुकड़े ऊपर से गिर रहे हैं। अब ये देखकर इंजीनियर भी काफी डर गया और बाकी एम्प्लॉयज भी काम करने से मना कर रहे थे। बात यह होती है कि इतनी बड़ी माइन बनाने से पहले वो बहुत सारे मिरर के टुकड़े उसमें डाल देते थे। ये तब यूज होता था जब बहुत सारे माइन के पत्थर अगर एक दूसरे के ऊपर घिसकर गिरने लगे तो सबसे पहले वो सारे मिरर के टुकड़े नीचे गिरने लग जाएंगे, जिससे उन्हें अंदाजा लग सकता था कि इस एरिया की माइन ढहने वाली है। तो वो अपने सारे इक्विपमेंट्स और वर्कर्स को बाहर निकाल कर वहाँ से बचा सकते थे। अब इसी डर के मारे इंजीनियर और बाकी वर्कर्स ने कुछ समय के लिए काम बंद कर दिया था। इंजीनियर सीधा चला जाता है उस माइनिंग एरिया के ओनर के पास। उसके ऑफिस में उसने सारी बातें बताई कि कैसे मिरर के टुकड़े नीचे गिर रहे थे, लेकिन उस माइनिंग एरिया का ओनर बहुत ही ज्यादा सेल्फिश था। उसे सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, तो इसीलिए उसने इंजीनियर की बात को एकदम नकार दिया और कहा कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। तुम सभी को अगर पैसों की जरूरत है तो काम रुकना नहीं चाहिए। अब बेचारे ये सारी चीजें उनके अगेंस्ट जा रही थी और मजबूरी में उन्हें करना ही पड़ेगा। इंजीनियर अपने ग्रुप के पास आकर समझा देता है कि हमें काम कंटिन्यू करना है। तो अब यहाँ वर्कर्स भी मजबूर होते हैं जो खतरे होने के बावजूद भी अपना काम करते जाते। इस तरीके से उन्होंने कई सारे लेवल्स बनाए और अब तो सबसे गहराई वाला लेवल 2000 फीट की गहराई तक चला जाता है, यानी उतनी गहराई पर कई सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो भी भारी मात्रा में। अब अगले दिन हमें एक और ट्रक दिखाया जाता है जिस पर कई सारे नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया गया था। वो सब के सब उसी माइनिंग एरिया में आ रहे होते हैं जिन्हें क्रॉस करने के लिए कई घंटों का समय लगता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो माइनिंग एरिया का एंट्रेंस ही कितना ज्यादा है। ये सारे वर्कर्स जो अभी आ रहे होते हैं वो एकदम न्यू थे, उन्हें जरा भी एक्सपीरियंस नहीं होता कि इतने खतरनाक जगह पर काम कैसे किया जाता है। पर उन्हें क्या पता कि ये उनका पहला और आखिरी मिशन होने वाला है। वो इंजीनियर डर के मारे काम कर रहा था और वो नोटिस करता रहता है कि हर जगहों पर मिरर के टुकड़े गिर रहे हैं, यानी हो न हो ये पूरी जगह ढहने वाली है बहुत ही कम समय में। उस इंजीनियर को अपनी जान भी प्यारी थी लेकिन उसे पैसे भी कमाने थे। अगर वो ये काम नहीं करेगा तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। और देखकर लगता है कि बाकी वर्कर्स की भी यही मजबूरी रही होगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक सभी को एक कंपन महसूस होती है जो कि वहाँ के चट्टानों से आ रही थी। धीरे धीरे ऊपर की मिट्टी गिरती हुई दिखाई देती है जिससे सारे वर्कर्स एकदम डर गए थे। वो तो अपनी जान बचाकर साइड में आ गए थे। तभी से शुरू होता है एक जानलेवा माहौल, यानी उस माइनिंग एरिया का एक इलाका पूरा गिरने लगा था। उनका मेन इंजीनियर तो वर्कर्स को अपने पास बुलाता है ताकि वो मशीन से बाहर निकले, क्योंकि उनकी कई सारी क्रेनें और जायंट मशीन पूरी तरीके से पत्थरों के बीच दब चुकी थी। अगर एक भी वर्कर इसके अंदर बैठा हुआ होता तो आज वो बच नहीं पाता। देखते ही देखते वो पूरा माइनिंग एरिया इस तरीके से ढहने लगा कि आने जाने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं, यानी उन सारे अब फंसे हुए एम्प्लॉयज को वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उनके इतने सारे लोग घायल हो चुके थे, इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि अब कोई रास्ता ना होने के कारण वो नीचे वाले लेवल पर जाएंगे जहाँ पहले से ही कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। उस जगह पर भी एक एंट्रेंस बनाया गया था, शायद वहाँ से जाकर वो बाहर निकल जाए। इसी इंटेंशन से वो सभी कंस्ट्रक्शन कार में बैठ जाते हैं और सीधा निकल पड़ते हैं उस जगह पर जाने के लिए। उनके कुछ साथी तो पीछे भी रह गए थे जो लगातार भागते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। उनके कैसे भी वो मदद करते हुए अपने ट्रक पर सवार करा लेते हैं और अब उन्हें किसी भी हालत में इस पूरे माइनिंग एरिया की लोअर लेवल तक पहुंचना होगा। देखकर लगता नहीं कि उनमें से कोई बचेगा, बट उन सभी एम्प्लॉयज के अंदर ये चाह थी कि वो अपने फैमिली के पास वापस जाए। चारों तरफ पत्थर गिर रहे थे और उनकी ट्रक जैसे ही आगे बढ़ती है तभी दूसरी ट्रक आ गई। ये ट्रक सबसे नीचे लेवल में काम करने वाले एम्प्लॉयज की थी। वो भी काफी डरे हुए थे क्योंकि वहाँ पर भी भूकंप आ रहा होता है, कई सारे पत्थर वहाँ पर भी गिर रहे होते हैं। यानी ये बात साफ है कि जैसा वो सोच रहे थे कि नीचे लेवल एकदम सुरक्षित होगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं रह गया। अभी आपदा तो पूरे माइनिंग एरिया में हो रही थी जो लोगों
की जाने ले रही होती है। फिलहाल वो इंजीनियर और उसके साथ मौजूद सभी वर्कर्स एक दूसरे की जान बचाते हैं और ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट एक सेफ जगह पर पहुंच जाए। लेकिन अब थोड़ा ही देर के अंदर उस जगह पे इतना बड़ा पत्थर गिर जाता है कि सारी चीजें उथल पुथल हो गई। इस धमाके की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही थी। ऊपर जो भी इंचार्ज होते हैं उन्होंने ये नोटिस किया और अब वो तुरंत ही इस बात की इमरजेंसी चारों तरफ जारी कर देते हैं, यानी जल्द से जल्द उस जगह पर मेडिकल टीम आ जाएगी और माइन के अंदर फंसे हुए सभी लोगों को निकालना होगा। उस इंजीनियर की पूरी टीम जब आसपास देखती है तो पता चला कि सारे ट्रक एकदम बेकार हो चुके हैं, उनके बहुत सारे लोग घायल हैं और कई एम्प्लॉइज का तो पता ही नहीं चला कि वो कहां पर चले गए। ऑब्वियस बात थी कि वो इतने बड़े बड़े पत्थरों के बीच में दबकर मर चुके होंगे। उनके पास तो मेडिकेट भी नहीं है जिससे वो घायल पड़े हुए वर्कर्स का इलाज कर सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये हो गई थी कि उनके एंट्रेंस के सामने एक बहुत ही बड़ा पत्थर आ चुका था। इस पत्थर को टच करके जब देखते हैं तो पता चल गया कि इसे हटाना नामुमकिन है। ना तो इसे तोड़ा जा सकता है और ना ही किसी बड़ी मशीन से हिलाया जा सकता है। देखकर यही लग रहा था कि सारे एम्प्लॉइज बहुत बुरी तरीके से उस जगह पर फंस चुके हैं। ना कोई बाहर निकलने का रास्ता और ना जरा सी होप जो कि उन्हें कोई बचाने आएगा। फिर भी जो भी एम्प्लॉइज वहाँ फंसे हुए थे उनके लिए रेस्क्यू मिशन चालू कर दिया जाता है। पता नहीं उनका क्या होगा, लेकिन हम उनकी पूरी मदद करेंगे अपनी सर्वाइवल स्किल्स का यूज करके। एक्सपर्ट द्वारा बताई गई हर एक सर्वाइवल टेक्निक्स को हम फॉलो करेंगे, जिससे अगर कभी हम उस कंडीशन में फंस जाएं तो हमें पता हो कि कैसे बाहर निकलना है। इस पूरे न्यूज के बारे में अब धीरे धीरे सभी को पता चलने लगा था और न्यूज चैनल भी इसे चारों तरफ कवर करते हैं। जिन भी लोगों के फैमिली मेंबर्स उस माइनिंग एरिया में फंसे हुए हैं वो सब माइनिंग एरिया के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि वो उन्हें बचा सके। लेकिन अब तक रेस्क्यू टीम भी कुछ नहीं कर पाई थी, तो इसके चांसेस बहुत कम है कि वो सब बच पाएंगे। ये खबर इतनी तेजी से फैलने लगी कि दुनिया का हर एक इंसान जान चुका था कि उस माइनिंग एरिया में एक हादसा हुआ है जिसमें कई वर्कर्स फंस चुके हैं। सभी तो प्रे करने लगे थे कि उनकी जान बच जाए, क्योंकि वहां से अंदर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ एकदम से घिरा जैसा होता है, जैसे ये किसी का प्लान था उन सभी को फंसाने का। पर उन वर्कर्स को बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि माइनिंग एरिया अगर इस तरीके से पैक हो चुका है तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी जल्दी होने वाली है। प्लस उनके पास फूड सप्लाईज है भी कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। अब वो सारे वर्कर्स जो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रहे थे, तो उनका एक सुपरवाइजर होता है जिसका नाम लुइस था। लुइस उनसे एज में काफी बड़ा होता है और उसे ऐसे कंडीशन में सरवाइव करने की काफी नॉलेज थी। तो अब वो सारे वर्कर्स को समझाने लगा कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। पर सबसे पहले वो हर एक वर्कर को काउंट करता है कि उनकी क्वांटिटी कितनी है। टोटल वो सब मिलाकर 33 वर्कर्स थे और अब इन 33 वर्कर्स की जान बचाने का जिम्मेदारी लुइस के ऊपर है, क्योंकि वो उनका इंचार्ज था। लुइस ने एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि इस माइनिंग एरिया के अंदर एक ऐसा चैम्बर बनाया हुआ है जो इसी क्रिटिकल कंडीशन में काम आता था। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस चैम्बर के अंदर सिर्फ 30 लोग ही जा सकते थे, यानी 30 से ज्यादा उसके अंदर एंटर ही नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि वो 3 लोग कौन होंगे जो उन सभी से अलग जाकर अपना सर्वाइवल करेंगे। अब उसी जगह पर मारियो नाम का एक वर्कर आ जाता है। मारियो ने कहा कि जैसा उसे पता है कि इस माइनिंग एरिया में कई सारी चिमनियां मौजूद हैं और उस चिमनियों से जो सीढ़ियां लगी हैं उससे ऊपर जा सकते हैं। तो मारियो उनके साथ चैम्बर में ना जाने के बजाय 2 लोगों को चुनेगा जो उसकी मदद करेंगे चिमनियों से ऊपर जाने के लिए। इससे चैम्बर में सिर्फ 30 ही लोग जा पाएंगे और बाकी 3 लोग अलग ट्राई करेंगे यहाँ से बाहर निकलने का। इसीलिए अब मारियो ने 2 लोगों को चुना जो उसके साथ निकल पड़ते हैं चिमनी वाले इलाके में। बाकी सारे वर्कर्स को लुइस लेकर निकल पड़ा था चैम्बर की तरफ। पता नहीं दोनों ग्रुप में से कौन जिंदा बच पाएगा। अब मारियो यहाँ अपने 2 साथियों के साथ कैसे भी करके उस चिमनी वाले इलाके के ऊपर बढ़ता है। उस जगह पर एक सीढ़ियां लगी थी, तो मारियो उसे पकड़ते सीधा ऊपर चढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि शायद ऐसे ही वो चिमनी पार करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, फिर उसे बाकी वर्कर्स की भी मदद करनी है। पर थोड़ी ही देर में मारियो को एक सच्चाई पता चली। वो देखता है कि सीढ़ियां तो ऊपर जाकर आधे रास्ते से खत्म हो चुकी है और वहां से दिखाई दे रहा था कि सब कुछ टूटकर नीचे गिर चुका है। ये शायद उस समय हुआ होगा जब पूरे माइनिंग एरिया में भूकंप आ गया था। उसी वजह से ये सारी लोहे की सीढ़ियां पत्थरों के अंदर से निकलकर नीचे गिर गई और विदाउट सीढ़ियों के तो इतने ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता। यानी मारियो का चिमनी से निकलने का ये प्लान एकदम बेकार हो चुका है। उन्हें जल्द से जल्द कुछ और सोचना होगा। वहीं अब दूसरी तरफ हमें उस सीक्रेट चैम्बर में दिखाया गया जहाँ लुइस अपने 30 लोगों के साथ पहुंच चुका था। वो चैम्बर भले ही सेफ होता है और 30 लोगों के लिए सफिशिएंट था, पर थोड़ी जांच पड़ताल करने पर पता चला कि उस जगह पर जो खाने पीने की रिसोर्सेज
रिसोर्सेज रखे गए हैं वो बहुत ही कम है। 30 लोग अगर इसे कंज्यूम करेंगे तो वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ जो वर्कर्स घायल हो चुके हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट एड किट भी नहीं था। दवाइयां पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और अगर उनका इलाज नहीं किया गया तो इन्फेक्शन के कारण वो मारे जाएंगे। यानी अब तक तो उन सभी को हर तरफ से निराशा ही मिल रही थी। वो सारे वर्कर्स यही सोच रहे थे कि जो इस पूरे माइनिंग एरिया का ओनर है वो जरूर ट्राई करेगा हम सभी को बाहर निकालने का। रेस्क्यू टीम कभी भी यहाँ पर आती होगी, इसीलिए वो सब बेसब्री से वेट करने लगे। पर उन्हें क्या पता कि रियलिटी तो कुछ और ही होने वाली है। उन सारे वर्कर्स की वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से हालत हो रही थी और अब तो धीरे धीरे भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है। कई सारे पत्थर वापस से गिरने लगे थे जिससे कई घायल हो जाते हैं। फिलहाल बाहर माइन की तरफ कई सारे फैमिली मेंबर्स जमा हो जाते हैं और वो अपने उन लोगों के लिए आए थे जो कि माइन के अंदर फंसे हुए हैं। वो तो सरकार से भी डिमांड करने लगे कि किसी भी हालत में उनके फैमिली मेंबर्स को बचाना चाहिए। जो वर्कर्स माइन के अंदर फंसे रहकर भूकंप महसूस कर रहे थे वो तो प्रे करने लगे कि ये सब ठीक हो जाए, शायद उन्हें कोई बचाने भी नहीं आ पाएगा और वो इसी तरीके से मारे जाएंगे। उनके पास प्रे करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अच्छा हुआ कि वो भूकंप थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, यानी वो सब और थोड़ा सरवाइव कर सकते हैं उस बहुत ही सुनसान जगह पर। अभी से ही उन लोगों को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं कुछ दिनों के अंदर अंदर उनकी हालत क्या होगी। अब अगर इस कंडीशन में कभी हम फंस जाए और माइनिंग एरिया से बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, पूरी तरीके से पैकिंग की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जा रही है, तो ऐसे खतरनाक कंडीशन में एक्सपर्ट्स की राय यही होती है कि आप सबसे पहले शांत रहें। जितना लोग और ज्यादा पैनिकिंग मोड में आएंगे उतना ही उनकी जान को खतरा होगा। एक तो ऐसी खतरनाक जगह पर जहां भूकंप लगातार आ रहे हैं उससे बचने के लिए किसी बड़े पत्थर के पास चले जाइए। हमें उन बड़े बड़े पत्थरों की साइड में मौजूद रहना है जिससे कि अगर भूकंप के कारण कोई दूसरा पत्थर गिरे तो वो टकरा कर दूसरी तरफ चले जाए। पर सबसे बड़ी बात रही ऑक्सीजन की, जो लगातार कम होती जा रही है और ऐसी जमीन की निचले वाली जगहों पर अलग अलग टाइप की फ्लेमेबल गैसेस भी होती हैं जो एक बार इनहेल करने पर किसी भी इंसान की जान ले सकती थी। तो सबसे पहली चीज जो हर कोई गलती करता है कि ऐसी जगहों पर जहां अंधकार होता है वहां पर आग जला लेना है और मशाल बना लेना है। ये पूरी तरीके से गलत डिसीजन है, क्योंकि अगर हम किसी भी तरीके से आग या फिर कैंडल जलाएंगे तो जैसा हमें पता है कि आग ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, जितना ज्यादा आग होगी ऑक्सीजन की मात्रा उतनी कम होती जाएगी। तो आग या फिर फ्लेम्स को अवॉइड करना है। पैनिकिंग मोड में हमें चारों तरफ धूल मिट्टी भी नहीं फैलानी है, क्योंकि इससे एयर की क्वालिटी और ज्यादा घट जाएगी। उस जगह की तरफ जाइए जहां पर थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि हम जिस भी जगह पर जाएं वहां पर निशान बनाते रहें। इससे हमें पता चलेगा कि हम इस जगह से जाकर आ चुके हैं। पानी, खाना, ये सारी चीजें बहुत ही कम मात्रा में यूज कीजिए। जैसा कि वैज्ञानिकों द्वारा एक्सपेरिमेंट करके ये बताया गया है कि हम इंसान की बॉडी बिना खाने के कई हफ्तों तक सरवाइव कर सकती है, लेकिन पानी एक ऐसी इसेंशियल चीज है जो हमें 1 दिन या 2 दिन में लगेगी। यानी अगर हम खाने को साइड में रख के उसे कई दिनों तक प्रिजर्व करके रखें और उसके जगह पर बचा हुआ पानी कंज्यूम करें एक दिन में, तो कई हफ्तों तक सरवाइव किया जा सकता था। ये बात दिमाग में रखकर आगे बढ़े तो वो वर्कर्स बच सकते हैं। पर अब उन सारे वर्कर्स के फैमिली मेंबर्स जो बाहर की तरफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन्हें बचाया जाए, तो अब जैसे ही माइनिंग एरिया के ओनर्स और एम्प्लॉइज आ जाते हैं वो सब उनके ऊपर टूट पड़े कि हमारे फैमिली मेंबर्स को किसी भी हालत में बचाना है। वो ओनर तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सारी चीजें इम्पॉसिबल हैं। माइनिंग एरिया पूरी तरीके से भर चुका था जिससे कि अंदर जाना मुश्किल होता है। अब इतने ज्यादा प्रोटेस्ट के कारण कई सारे वहां पर पुलिस ऑफिसर्स आ गए जो कि उनके ऊपर गन पॉइंट करके हटाने लगे। यानी उन सारे फंसे हुए वर्कर्स के फैमिली मेंबर्स को भी चोटें पहुंचाई जा रही थी। अब ये पूरी न्यूज इंटरनेशनली फैल चुकी थी। हर एक देशवासियों को पता था कि इस माइनिंग एरिया में इतने सारे वर्कर्स फंसे हुए हैं और कोई भी उनकी मदद के लिए कुछ कर नहीं पा रहा। तब जाकर एक ऑफिसर अपने प्रेसिडेंट के पास जाता है और उसे सारी बातें समझाता है। ऑफिसर ने अपने प्रेसिडेंट को यह एडवाइस दी कि हमें किसी भी हालत में उनकी मदद करनी चाहिए ताकि उन फंसे हुए वर्कर्स को माइनिंग एरिया से बाहर निकाल सके। बट प्रेसिडेंट का मानना था कि वो उसका काम नहीं है, वो सारी माइनिंग एरिया प्राइवेट कंपनी की थी, तो ये काम उन्हें ही करना चाहिए। बट ऑफिसर और अच्छे से समझाता है कि उन कंपनीज के पास इतने इक्विपमेंट्स और साधन नहीं है जिससे वो उन सारे वर्कर्स को सही सलामत और जल्द से जल्द बाहर निकाले। तो ऑफिसर ने एक अच्छी एडवाइस दी प्रेसिडेंट को जिससे उनका नाम इंटरनेशनली फेमस हो जाएगा। उसने समझाया कि ये न्यूज हर देश को पता है और अगर आप वर्कर्स को निकालने में कामयाब हो जाते हो तो आपका नाम बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इससे आपको रिकॉग्निशन मिलेगी इंटरनेशनली। यानी ऑफिसर प्रेसिडेंट को ये बताना चाहता था कि ये काम करने पर आपको पॉलिटिकल फायदा होगा। अब पॉलिटिकल फायदा से कौन मना करने वाला था, इसीलिए बहुत सोचने के बाद प्रेसिडेंट इस बात पर राजी हो जाता है। उसने ऑफिसर को कह दिया कि तुम्हें जो करना है करो, उन वर्कर्स को किसी भी
हालत में बाहर निकालना होगा। ऑफिसर को छूट मिल चुकी थी, इसीलिए वो तुरंत ही अगले दिन निकल पड़ा उस माइनिंग एरिया की तरफ। अभी भी वर्कर्स के फैमिली मेंबर्स वहाँ पर खड़े होते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं। जैसे ही उन्होंने ऑफिसर को देखा तो सभी टूट पड़े। वो सभी गिड़गिड़ाने लगे थे कि फंसे हुए उनके मेंबर्स को बचा लिया जाए। वो ऑफिसर उन सभी को समझाता है कि हम पूरी कोशिश करने वाले और इसका वादा भी करता है कि वो सारे लोग बच जाएंगे। सबसे पहले वो ऑफिसर उस पूरे माइनिंग एरिया के ओनर के पास चला गया। ओनर को वो सब कुछ समझा रहा था कि हमें उन लोगों को बाहर निकालना होगा, लेकिन ओनर को अपने पूरे एरिया का जायजा मिल चुका होता है। वो तो ऑफिसर को साफ बताने लगा कि माइनिंग पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, कोई भी रास्ता नहीं जिससे अंदर जाया जा सके। बड़े बड़े पत्थर एंट्रेंस वाले रास्ते पर गिर चुके हैं जिन्हें तोड़ना नामुमकिन है। और तो ये इम्पोर्टेंट बात थी कि जो लोग अंदर मौजूद हैं वो जिंदा भी हैं कि नहीं, क्योंकि माइनिंग एरिया के एक सीक्रेट चैम्बर में सिर्फ 2 ही दिन का खाना बचा हुआ है और अब यहाँ पर तीसरा दिन बीत चुका है, तो ऑब्वियस बात है कि वो सब मर चुके होंगे। इतने सारे डिटेल सुनने के बाद ऑफिसर को भी कहीं न कहीं अंदाजा हो गया कि शायद ये ओनर सही कह रहा है। ऐसे कंडीशन में सरवाइव करना जहाँ बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना हो किसी भी इंसान या फिर वर्कर के लिए बहुत मुश्किल है। वो अगर अपना मिशन चालू भी कर देते हैं लेकिन अंदर मौजूद सभी लोग मर चुके होंगे तो इसका कुछ फायदा नहीं। इसीलिए अब ऑफिसर अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन वर्कर्स के फैमिली मेंबर के पास चला जाता है और उन्हें सच्चाई बताता है कि रेस्क्यू मिशन का कुछ फायदा नहीं, ये रेस्क्यू मिशन बेकार जाने वाला है क्योंकि अंदर जितने भी वर्कर्स हैं शायद वो मर चुके होंगे। ये बात सुनने पर तो हर एक फैमिली मेंबर काफी चौंक गया। वो एकदम से निराश हो जाते हैं ये सारी चीजें सुनकर। लेकिन तभी एक फंसे हुए वर्कर की बहन बहुत ही गुस्से में ऑफिसर पर हमला कर देती है। वो ये साफ कहने लगी कि मेरा भाई अभी भी जिंदा होगा, चाहे कुछ भी हो हम उन्हें ढूंढ कर रहेंगे अगर तुम सब साथ ना दो तो। उस लड़की की हिम्मत को देखकर बाकी मेंबर्स में भी जोश आ गया। उन्होंने अपनी आवाज उठानी स्टार्ट कर दी कि उनके मेंबर्स को बचा लिया जाए। इतने ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद आखिरकार ऑफिसर समझ गया और रेस्क्यू मिशन के लिए आगे बढ़ता है। उसने तो गवर्नमेंट की पावर की मदद से अब तक के सबसे बेस्ट इंजीनियर्स को बुलाया जो यहाँ की जांच पड़ताल करके पता लगाएंगे कि वो वर्कर्स कहाँ पर हैं। एक सीनियर इंजीनियर बहुत देर से काम कर रहा था और उसे कुछ रिजल्ट भी मिलते हैं। इंजीनियर ने ऑफिसर को साफ कह दिया कि एक चैम्बर में कई सारे लोग फंसे हुए हैं। उसने तो काउंट भी अच्छे तरीके से बताया कि 33 लोग अभी भी नीचे ही हैं और उन्हें जल्द से जल्द बचाना होगा क्योंकि चैम्बर में ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। मल्टीपल वेज डिस्कस किए जाने लगे कि आखिर वहां तक पहुंचा कैसे जाए, लेकिन वहां माइन के अंदर तो फंसे हुए सारे वर्कर्स के बीच एक हीट अप मोमेंट क्रिएट हो चुका था। सभी लोग एक दूसरे को ही दोष दे रहे होते हैं यहाँ पर फंसने का। माइन में मौजूद वो सारे फंसे हुए वर्कर्स के पास खाना बहुत कम बचा हुआ था। सभी इसलिए लड़ रहे होते हैं क्योंकि किसी को भी पोषण तत्व नहीं मिल रहे थे और सभी कमजोर हो गए थे। लेकिन लुइस जो उस जगह का लीडर था वो यही कह रहा होता है कि जितनी भी चीजें बची हैं थोड़ा थोड़ा ही खाना होगा, जितना हो सके हमें उतने दिन तक इसे सरवाइव करते रहना। उनके पास तो सिर्फ थोड़े से दूध बचे हुए थे। अब बाहर की तरफ कई सारी रेस्क्यू टीम आ चुकी थी और बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाया जाता है वहां पर खुदाई करने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन बुलाई गई थी जो शायद अपना काम चालू करने वाली है। ये चीजें देखकर वर्कर्स के फैमिली मेंबर्स को काफी अच्छा लगता है। यहाँ तक कि उस ऑफिसर ने कई सारे और चैम्बर्स बनाए जहाँ पर वर्कर्स के फैमिली मेंबर्स स्टे करेंगे, क्योंकि जब तक उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा ये फैमिली मेंबर्स अपने घर नहीं जाएंगे। यानी ऑफिसर उनका भी ख्याल रख रहा था। इससे एटलीस्ट फैमिली मेंबर्स को थोड़ा दिलासा मिला कि आखिरकार ये सभी काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम की बात ये थी कि जिस जगह पर खुदाई की जाने वाली होती है वहाँ बड़े बड़े चट्टान थे। उन सीनियर इंजीनियर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी ड्रिलिंग मशीन इतने कठोर चट्टान को कैसे छेद करेगी। ऑफिसर उसे भरोसा दिलाता है कि हमें ये करना ही होगा। तो इन्हीं रीजंस की वजह से उनकी ड्रिलिंग चालू रहती है बहुत ही गहराई की तरफ। एक तो सारे वर्कर्स उस लोएस्ट लेवल पर फंसे हुए होते हैं जो जमीन वाले एरिया से कई फीट नीचे थी, यानी ड्रिलिंग में भी बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। कुछ दिन इस तरीके से ही बीतते चले गए और ड्रिलिंग का काम चालू रहा। अब एक मोमेंट ऐसा आ जाता है जब माइन में फंसे हुए सभी वर्कर्स को ड्रिलिंग मशीन की आवाज सुनाई दी। इससे वो सभी थोड़ा सा खुश हो गए क्योंकि उन्हें लगने लगा कि कोई तो है जो उन्हें बचाने का ट्राई कर रहा है। रेस्क्यू टीम जरूर हम सबको यहाँ से निकाल देगी। वो सब अपनी हिम्मत जुटाकर उसका ही वेट करने लगी कि आखिर वो लोग कब यहाँ पर पहुंचेंगे। ड्रिलिंग की भी आवाज काफी पास आ चुकी थी, यानी वर्कर्स जहाँ पर फंसे हुए हैं उसका डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। पर पता चला कि उस इंजीनियर ने अपने हथियार डाल दिए क्योंकि उसे समझ चुका है कि उसकी मशीन्स उतना ही ड्रिल कर सकती हैं। इससे नीचे पॉसिबल नहीं है क्योंकि वर्कर्स के ठीक ऊपर एक बड़ी सी चट्टान है, उसके थ्रू ड्रिल करना एकदम इम्पॉसिबल था। अब धीरे धीरे ये बात उन वर्कर्स को भी पता चल गई क्योंकि ड्रिल की आवाज आ तो रही थी लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है और इस तरीके से वर्कर्स ऊपर की तरफ खोद भी तो नहीं सकते। वो सब भी एकदम से परेशान हो गए और अब तो उनके पास सिर्फ एक दिन के ही रिसोर्सेज बचे थे। आखिर वो इससे सर्वाइव कैसे करेंगे। अब तो उस
ऑफिसर ने भी इंजीनियर की बात मानकर होप छोड़ दी थी। इसी तरीके से एक दिन और बीत जाता है और ये आखिरी दिन था उन वर्कर्स के लिए। बट ऊपर मौजूद वो ऑफिसर इंजीनियर को कन्विंस करता है एक और बार ट्राई करने के लिए, यानी वो इस बार कुछ और तरीका अपनाएंगे और अलग जगह पर ड्रिल करेंगे। शायद हो सकता है कि इससे कोई रास्ता बन जाए। इंजीनियर भी बात मानकर अपना काम चालू कर देता है। नीचे फंसे हुए वर्कर्स का खाना पानी एकदम से खत्म हो चुका होता है। वो तो सिर्फ अब अपने अंत का इंतजार कर रहे थे। अचानक जब सब वर्कर्स सोए हुए होते हैं तो ऊपर से कुछ पानी की बूंदे गिरी। जैसे ही वहाँ गौर किया गया तो पता चला कि उस जगह पर तो ड्रिलिंग मशीन है और ऑफिसर ने तो इंजीनियर के साथ मिलकर एक दूसरी जगह पर ड्रिल किया जिससे कि वो वहाँ पर पहुंच गए थे। सभी वर्कर्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। उन्हें इतना सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था कि आखिरकार वो बच जाएंगे। अब ऊपर सिग्नल देने के लिए सबसे पहले उन्होंने ड्रिल के ऊपर मारना स्टार्ट किया। इससे वाइब्रेशन क्रिएट हो रही थी और ऊपर की तरफ इंजीनियर और ऑफिसर को पता चल जाता है कि नीचे वो सब मौजूद हैं। अपने एग्जिस्टेंस शो करने के लिए वर्कर्स ने एक लेटर लिखा और उस ड्रिलिंग मशीन के एंड पर बांध दिया। ड्रिल मशीन जैसे ही ऊपर लेकर लेटर देखा जाता है तो सब एकदम सेटिस्फाई हो गए कि वो सब के सब वर्कर नीचे जिंदा हैं। जब ये बात उनके फैमिली मेंबर्स को बताई गई तो वो भी एकदम खुश हो जाते हैं। उन्हें तो अब इतना भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो उनके सारे मेंबर्स बाहर निकलेंगे सही सलामत। वहाँ पर तो प्रेसिडेंट भी पहुंच गए जो उन सभी को शुभकामनाएं देते हैं। पर अभी भी मेन काम बाकी था, उन सभी को जिंदा बाहर लेकर आना। धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैल गई। इंटरनेशनली ये कंफर्म हो चुका था कि वो सब जिंदा हैं। उन्हें हाई इक्विपमेंट चाहिए जिससे वो इन सभी को बाहर निकाले। इनफैक्ट इंटरनेशनली बड़ी बड़ी एजेंसियों ने उनकी मदद की और कई सारे फूड सप्लाईज वहाँ प्रोवाइड किए। फंसे हुए वर्कर्स से तो वीडियो कॉल पर बात भी की जाती है जिससे प्रेसिडेंट उन्हें सांत्वना दे रहे थे कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उस छोटे से छेद को बड़ा करने के लिए, क्योंकि बड़ा करने पर ही उन सभी को बाहर निकाला जा सकता था। बड़े बड़े और एडवांस मशीन्स और मंगा लिए गए थे जो उस छोटे से छेद को इनलार्ज करेंगे। सभी लोग खुश थे, लेकिन इंजीनियर और वो ऑफिसर काफी टेंस मोमेंट में होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जिस चट्टान के ठीक नीचे वो सारे वर्कर्स फंसे हुए हैं वो ड्रिलिंग के कारण धीरे धीरे नीचे घसक रही है और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब वो पूरी चट्टान नीचे ढह जाएगी। उसके नीचे गिरने से पहले ही उन्हें वर्कर्स को बाहर निकालना है, नहीं तो सारे वर्कर्स मारे जाएंगे। सभी के होप्स पर पानी फिर जाएगा। फिलहाल ये टेक्निकलिटी उन्होंने फैमिली मेंबर्स और किसी भी अननोन पर्सन को नहीं बताई थी। वो सब सीधा अपने ड्रिलिंग के प्रोसेस में लग गए थे। इस तरीके से डायरेक्टली उस चट्टान को तोड़ना काफी खतरनाक हो सकता है, तो इसीलिए इंजीनियर सीधा वर्कर से ही बात करते हैं इस बारे में। उन्होंने समझाया कि जिस चट्टान को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो सब तुम्हारे ही ऊपर है, वो ऊपर की तरफ से बहुत ही ज्यादा सख्त है। अगर उसके अंदर बड़ा छेद करना है तो नीचे से एक धमाका करना होगा, पर ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। कुछ % ऐसे चांसेस होंगे जिसमें कि पूरी ही चट्टान टूट जाए और वो नीचे गिर जाए। लेकिन वर्कर्स बहुत सोचने के बाद आपस में ये डिसीजन लेते हैं कि वो यहाँ पर धमाका करेंगे। अगर उन्हें बाहर निकलने का जरा भी चांस हो तो वो निकलेंगे। सभी वर्कर्स ने प्लान के अनुसार वहाँ पर बॉम्ब सेट कर दिए और देखते ही देखते एक बड़ा धमाका किया। उस धमाके की वजह से नीचे की तरफ से वो चट्टान कमजोर हो जाती है और अब वो सारी ड्रिलिंग मशीन प्रॉपरली होल कर पा रही थी उसके अंदर से। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी होते हैं और अब बड़ा सा छेद बनने के बाद वो मशीन चालू किया जाने वाला था जिसमें वर्कर्स को बाहर निकाला जाएगा। एक कैप्सूल लाया गया जो बहुत ही सख्त होता है, उससे कुछ आयरन वायर्स बांध दी गई और उसके अंदर व्हील होते हैं जो सीधा नीचे की तरफ जाएंगे और वर्कर्स को एक एक करके ऊपर लाएंगे। वो कैप्सूल कैसे भी करके नीचे पहुंच जाता है। उन वर्कर्स में से अब एक सामने आ रहा था जो काफी यंग होता है और उसने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो जाएगा। वो बहुत ही ज्यादा खुश था और अपने साथियों को ऊपर मिलने के लिए कहता है। अब जैसे उस लड़के को कैप्सूल के अंदर से ऊपर खींचा जाने लगा तो थोड़ी ही देर में वो कैप्सूल अटक जाती है। अब इतने बंद चैम्बर में उस लड़के को सांस भी नहीं आ रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बट पुली को अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हुए उस कैप्सूल को छुड़ा लिया गया और वो सीधा ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है। थोड़ी देर के अंदर ही उस लड़के को रेस्क्यू कर लिया गया। यानी इस तरीके को फॉलो करते हुए उन्होंने कई राउंड किए और वर्कर्स को एक एक करके बाहर निकालने लगे। लगातार वो आधे दिन तक लगे रहे। आखिरकार वो लास्ट वर्कर को भी निकालने में कामयाब हो जाते हैं जो वहाँ पर फंसा था। यानी जितने भी वर्कर्स वहाँ थे सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। उन सभी के फैमिली मेंबर्स सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं जान बचाने के लिए। ये तो ऑब्वियस बात थी कि प्रेसिडेंट का नाम चारों तरफ फैल चुका था, बट असली जीवन का सच तो उन वर्कर्स को ही पता चला था। उन सभी वर्कर्स ने ऑलमोस्ट मंथ वहाँ उस जगह पर गुजारे हैं, ऐसी जगह जहाँ कोई फंसने का सोच भी नहीं सकता। पर शायद आगे से वो सभी वर्कर्स जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करेंगे। हमारी भी कहानी इस तरीके से यही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।